Hey guys, welcome to Companion Study and this is Kirti here. Friends, as you know today is the last day for our IT exam and in this video we are going to cover all the varieties of question of employability skills. As we know there is two skills, employability and the subjective specific skill, and there is two chapters in both the skills. First there is entrepreneurship and green skills, and in the second we will cover database management system and web application security. So in this video we will cover only two chapters, that is entrepreneurship and green skills, and rest two chapters database management system and web application security that we will discuss in the next part, and that is coming soon. So please don't forget to watch that one, okay? एंड बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं ये दोनों पार्ट्स आप लोगों के लिए. जो मैंने हिंदी की लास्ट मिनट रिवीजन टिप दी थी वो भी बहुत इंपॉर्टेंट थी, उससे भी हमारे क्वेश्चंस आए थे डायरेक्ट एग्ज़ाम में. जिसके पास सेट 3 होगा उन्हें ज़रूर पता होगा, एंड इसीलिए ये वाली भी आपको बिल्कुल भी मिस नहीं करनी है फ्रेंड्स, ओके? वीडियो बिल्कुल नहीं मिस करनी है. नेक्स्ट वीडियो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास जल्दी आ जाए और आप जल्दी से उसको देख लीजिए, ठीक है? तो चलिए स्टार्ट करते हैं. So first of all we will discuss the green skills and next we will discuss the rest chapters. First is तो उसमें सेशन वाइज होता है ना, जैसे सेशन 1 सेशन 2. आई थिंक देयर इज ओनली 2 सेशन. तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में. व्हाट इज़ सस्टेनेबल डेवलपमेंट? इट इज़ अ मोस्ट फेमस एंड इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट किसे बोलते हैं? अगर हिंदी में बताया जाए तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ये होता है कि जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनको यूज़ करें, हम यूज़ करें उनको, अगर हमें उनकी ज़रूरत है तो हम उनको यूज़ करें, बट फ्यूचर जनरेशन की नीड्स के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है. मतलब वाटर इज़ नेचुरल रिसोर्सेज, यू इफ़ यू वांट दैट यू शुड यूज़, यू हैव टू यूज़, ओके? आप यूज़ कीजिए उसको, बट ऐसा इतना भी ज़्यादा ओवर यूज़ मत कीजिए कि फ्यूचर जनरेशन के लिए वो बचे ही ना. दैट इज़ नॉन एज सस्टेनेबल डेवलपमेंट. लेट्स रीड द डेफिनेशन. सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ द डेवलपमेंट दैट सेटिस्फाई द नीड्स ऑफ प्रेजेंट, देखो कि जिससे प्रेजेंट की नीड भी पूरी हो जाए, विदाउट कंप्राइजिंग द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन, की फ्यूचर जनरेशन की नीड के साथ कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करना है. गारंटिंग द बैलेंस बिटवीन इकोनॉमिक ग्रोथ, केयर फॉर इन्वायरमेंटल एंड सोशल वेलबींग. अब फ्रेंड्स देखिए, अगर आप 10th क्लास के उससे देखोगे, मतलब एज वी नो वी आर द 10th ग्रेडर्स, तो हमें सिर्फ इतना ही लर्न करेंगे तो वो भी बेटर होगा. सो यू शुड लर्न ओनली टिल दिस, ओके? Sustainable development is the development that satisfies the need of present without compromising the capacity of future generation. Is it clear? Let's move on to the next question. इम्पॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट की क्या इंपॉर्टेंस है. अब देखो फ्रेंड्स, जो जिन क्वेश्चन के आने के ज़्यादा चांसेस हैं उन पर मैं MP पहले से लिख दूँगी, IMP, ठीक है? तो जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था मोस्ट इंपॉर्टेंट था, उसके आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है. क्लियर? अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं. इंपॉर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसकी कुछ ज़्यादा चांसेस नहीं है, बट हमें कुछ भी छोड़ना नहीं है. मतलब अगर आपने चैप्टर भी रीड नहीं किया ना फ्रेंड्स, तो इस वीडियो में आपका पूरा हो जाएगा एम्प्लॉयबिलिटी स्किल कंप्लीट. सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट की इंपॉर्टेंस क्या है? अब इसकी इंपॉर्टेंस क्या है कि इससे हमारे नेचुरल रिसोर्स ज़्यादा यूज़ नहीं, अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो नेचुरल रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब ही यही होता है कि आप यूज़ करिए बट ओवर यूज़ मत करिए, फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाइए. Sustainability enhance our quality of life while also protecting our ecosystem and natural resources for future generation, कि future generation के लिए हमारे ecosystem को भी और natural resources को भी protect करता है sustainable development. Next, the world's young generation would face major environmental issues worse than even those we are already facing. कि अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करेंगे तो आज जो फेस करनी पड़ रही है प्रॉब्लम, या फिर जो फ्यूचर में फेस करनी पड़ेगी, वो नहीं करनी पड़ेगी अगर हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करेंगे. अब इसकी बहुत सारी इंपॉर्टेंस है, ठीक है? तो मैं आपको अभी 2 बता रही हूँ, बिकॉज इस चैप्टर से ज़्यादा चांसेस है कि 1 या फिर 2 मार्क का क्वेश्चन आएगा. अगर आप और इंपॉर्टेंस लिखना चाहते हो तो आप अपनी तरफ से लिख सकते हो. नाउ क्वेश्चन नंबर 3 इज़ प्रॉब्लम रिलेटेड टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम बताइए, प्रॉब्लम बतानी है. क्लियर? अब देखो ये पूरा चैप्टर है ना ग्रीन स्किल, पूरा सोशल साइंस का ले रखा है, इसमें पोर्शन सस्टेनेबल डेवलपमेंट ही है पूरे चैप्टर में, और कुछ है ही नहीं. तो फर्स्ट देखो यहाँ पे 3 मेजर प्रॉब्लम्स बताई गई है. देखो सबसे पहली तो मेजर प्रॉब्लम है फूड की, ठीक है?
अब फूड की कैसे है, देखो कि अगर हम सस्टेनेबली यूज़ नहीं करेंगे, मतलब जैसे पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, आप देख रहे हो इंडिया में कितनी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है ना, बढ़ती जा रही है एंड जो पीपल हैं मतलब वो ज़्यादा एम्प्लॉयड हो गए हैं, मतलब आप बोल सकते हो स्किल्ड है, ठीक है, मतलब पढ़े लिखे हैं। सो मोस्ट ऑफ द पीपल वर नॉट डूइंग द एग्रीकल्चर पोर्शन। वैसे हमें पता है कि ज़्यादा पीपल एग्रीकल्चर के ऊपर ही डिपेंड है, बट फिर भी एग्रीकल्चर से मतलब लोग दूर हटते जा रहे हैं। वो सोच रहे जितना जॉब कर सके उतना अच्छा है। तो अगर पॉपुलेशन बढ़ती जाएगी और एग्रीकल्चर में कोई ग्रो नहीं करेगा क्रॉप्स, तो फूड कहाँ से आएगा, तो शॉर्टेज हो जाएगी ना वहाँ पे फूड की। एज it is done as we use more and more land for other uses, कि जैसे कि हम और uses के लिए भी लैंड को यूज़ करते हैं। the amount of rich fertile soil required to grow crops such as wheat, rice and other grains. Chemical fertilizers are reducing soil nutrients contaminating the soil with a variety of pollutants. मतलब जैसे कि हमें अच्छी सॉइल चाहिए, इसके लिए किसके लिए, अगर हमें वीट राइस जैसी क्रॉप्स को ग्रो करना है ना, तो बट हम क्या कर रहे हैं, केमिकल फर्टिलाइज़र्स का यूज़ कर रहे हैं, इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड्स इन सब का यूज़ कर रहे हैं ना। इससे सॉइल की फर्टिलिटी क्या होती है, मतलब सॉइल के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है ना वो सब खत्म होते जा रहे हैं और उसको पोल्यूट करते जा रहे हैं, ठीक है। तो इट इज़ ऑल्सो द प्रॉब्लम इन सस्टेनेबल डेवलपमेंट। नेक्स्ट, वाटर वी यूज़, सेकंड क्या है, वाटर है। अब देखिए वाटर कैसे है, वी यूज़ फ्रेश वाटर फ्रॉम रिवर्स एंड पॉन्ड्स फॉर ड्रिंकिंग एंड क्लीनिंग अप डंप गार्बेज इनटू दैम, रिवर्स एंड पॉन्ड्स आर बिकमिंग कंटेमिनेटेड। अब देखो इसका मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि जैसे कि वाटर कैसे एक प्रॉब्लम है, वाटर ऐसे एक प्रॉब्लम है कि जैसे फैक्ट्रीज़ है, इंडस्ट्रीज़ है, उन सब का गार्बेज कहाँ पे जा रहा है, सारा गार्बेज वाटर में जा रहा है, रिवर में जा रहा है, रिवर पल्यूट हो रही है। हम लोग खुद वाटर को पल्यूट करते हैं, उसमें गार्बेज डालते हैं, है ना। ये सब, इन सब चीज़ों से क्या होता है, वाटर पल्यूट होता है एंड फिर उसी वाटर को हम कहीं ना कहीं वही वाटर हमारे ड्रिंकिंग वाटर बन के आता है। सो इट इज़ ऑल्सो द मेजर प्रॉब्लम। सो इससे हम ये भी कह सकते हैं कि जैसे कि हमारा वाटर इतना पोल्यूट होता जा रहा है, हमारे क्रॉप्स इतने पोल्यूट होते जा रहे हैं, तो ऐसा भी कुछ सालों बाद आप कह सकते हो, कुछ सालों बाद ऐसा भी हो जाएगा कि हमारे पास खाने के लिए अच्छा खाना नहीं होगा, या फिर खाना होगा ही नहीं और साफ़ पानी नहीं होगा हमारे पास पीने के लिए। तो इसलिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट को फॉलो करो, ठीक है। ज़्यादा यूज़ मत करो, ओवर यूज़ मत करो, ठीक है। किसी चीज़ का फ्यूचर जनरेशन के बारे में सोच के चलना है हमें, ठीक है। और आज के टाइम में सबसे मेन प्रॉब्लम किसकी हो रही है, फ्यूल की। फ्यूल आप देख रहे हो, पेट्रोलियम वगैरह कितने महंगे होते जा रहे हैं ना, डे बाय डे दर इंक्रीजिंग, डे बाय डे द कॉस्ट आर इंक्रीजिंग। ओके, तो वो किस वजह से, जिस चीज़ की कॉस्ट बहुत बढ़ जाती है ना फ्रेंड्स, समझ लिया करो कि उसकी शॉर्टेज हो रही है। और पेट्रोलियम की कॉस्ट इसलिए बढ़ा रहे हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इलेक्ट्रिसिटी, बैटरी से चलने वाले व्हीकल्स खरीदें, है ना। और पेट्रोलियम क्योंकि एक लिमिटेड अमाउंट में है ना, ऐसा तो नहीं है कि वो निकले ही जाएगा, हम कितना यूज़ कर ले। और फ्यूचर जनरेशन के लिए भी हमें बचाना है। अगर हम अभी इतना ज़्यादा पेट्रोल यूज़ कर लेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए तो कुछ बचेगा ही नहीं। सो दैट इज़ अ रॉन्ग थिंग। सो देखो, वी यूज़ अ लॉट ऑफ वुड फ्रॉम ट्रीज़ फॉर फ्यूल, कि फ्यूल के लिए हम ट्रीज से बहुत सारी क्या लेते हैं, लकड़ियाँ लेते हैं, एज वेल एज फॉर बिल्डिंग होम्स एंड फर्नीचर, की फर्नीचर बनाने के लिए, होम्स बनाने के लिए ऑल्सो वी यूज़ वुड। द क्लाइमेट एरिया इज़ बीइंग अफेक्टेड एज मोर ट्रीज आर कट डाउन, कि जैसे कि देखो अब हम इतना फ्यूल बनाने के लिए, घर बनाने के लिए, फर्नीचर बनाने के लिए किसका यूज़ कर रहे हैं, वुड का यूज़ कर रहे हैं। अगर इतनी ज़्यादा वुड हम काटेंगे, मतलब इतने ज़्यादा पेड़ काटेंगे, वुड कहाँ से आएगी, पेड़ से ही तो आएगी। इतने ज़्यादा पेड़ काटेंगे तो फ्यूचर जनरेशन के लिए पेड़ भी नहीं बचेंगे, उनके लिए वुड ही नहीं बचेगी। और वुड की क्या बात, मतलब पेड़ ही नहीं बचेंगे यार, ऑक्सीजन ही नहीं होगी फिर तो। That is the main problem. Floods, extreme cold or heat and another extreme weather events are common in many regions affecting the people who live there. मतलब जैसे कि अगर सबसे मेन प्रॉब्लम तो है कि जितने ज़्यादा पेड़ हम काटेंगे उतना ज़्यादा क्या होता है, क्लाइमेट पर उसका इफ़ेक्ट पड़ता है। जैसे कि फ्लड आ जाता है ना, और बहुत ज़्यादा ठंड हो जाना और बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाना, ठीक है। वेदर में चेंजेस आता है ना, मतलब एकदम से बहुत ज़्यादा ठंड हो गई, एकदम से बहुत ज़्यादा गर्मी, दैट इज़ ड्यू टू द ओवर कटिंग ऑफ ट्रीज़, क्लियर। और फिर किसको इफ़ेक्ट करती है, जो पीपल वहाँ पे रहते हैं। जैसे कि फ्लड आया, कहीं पे फ्लड आ गया तो वहाँ पे जो पीपल रहते होंगे उनके घर भी मतलब टूट जाते हैं, बिखर जाते हैं, सब कुछ, मतलब बहुत प्रॉब्लम उनको फेस करनी पड़ती है। सो दैट इज़ बिकॉज ऑफ वी आर ओवर यूजिंग द वुड। यहाँ पे फ्यूल का मतलब, आप यहाँ पे फ्यूल का मतलब समझ सकते हो ना, हिंदी में बोलते हैं जैसे ईंधन, है ना, ईंधन। हाँ,
ईंधन में सब आ जाता है, लकड़ी वगैरह। क्वेश्चन सीन नहीं हो रहा है, जस्ट वेट, now it is visible. So question number 4 is what step do we have to take for sustainable development, कि sustainable development के लिए हमें क्या क्या steps लेने चाहिए। तो सबसे पहला तो है excessive resources consumption is being reduced and resources consumption is being improved, कि resources का ज़्यादा यूज़ करना, रिसोर्सेज को जो दिन पर दिन हम ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं उसको रोकना चाहिए, और जो जिस तरीके से हम रिसोर्सेज को यूज़ कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करना चाहिए उस तरीके को। क्लियर। और रिसाइकलिंग एंड यूज़ वेस्ट मटेरियल, की जो हमारा वेस्ट मटेरियल है, जो हमारे पास वेस्ट बच जाता है उसको रिसाइकल और रीयूज़ कर सकते हैं। देखो फ्रेंड्स, मैं आपको एक एग्जांपल देना चाहती हूँ। आपने जापान एक कंट्री है ना, जापान में आपने देखा होगा जापान टेक्नोलॉजी में सबसे आगे आता है ना। जापान इज़ नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी में, ठीक है, एंड साइंस में सबसे आगे हैं जापान। तो व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट? आपको पता है जापान के ऊपर एक बहुत बड़ा बॉम्ब गिर गया था, ठीक है, किसी ने डाला था, किसी कंट्री ने, आई हैवंट रिमेंबर द नेम। तो जापान मतलब बिल्कुल खंडर बन गया था, एंड नाउ इट कम्स इन फर्स्ट नंबर फॉर टेक्नोलॉजी। सो हाउ इज़ इट पॉसिबल? बिकॉज ऑफ पीपल्स माइंडसेट। वहाँ पे हर एक के घर में आप देख सकते हो, हर एक पीपल के घर में उनकी सेपरेट रिसाइकलिंग मशीन होती है। वो अपना वेस्ट जो भी इनका होता है ना, वो कभी डस्टबिन में नहीं डालते, दे यूज़ टू पुट इन दैट रिसाइकलिंग मशीन, एंड फिर वो रीयूज़ होके अच्छा बन के आ जाता है। मतलब आपको पता है जैसे रीयूज़ हो जाता है, पेपर का यूज़ करते हैं, वुड का यूज़ करते हैं ना, सब चीज़ों का वो ऐसे ही रीयूज़ करते हैं। और वहाँ पे हमारे यहाँ पे क्या सिखाया जाता है बच्चों से कि व्हाट इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, दैट इज़ मनी इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट, और बड़े होकर मनी कमाना है, बस इसीलिए पढ़ते हो। बट देयर जब वहाँ पे टीचर जो होता है ना, क्या पढ़ाते हैं बच्चों को कि मनी इंपॉर्टेंट नहीं है, जो चीज़ इंपॉर्टेंट है दैट इज़ टाइम। वहाँ पे टाइम की इंपॉर्टेंस बताई जाती है। सो दैट्स वाई पीपल आर हैविंग दीज डिफरेंट माइंडसेट, दैट्स वाई दैट इज़ नंबर 1 इन टेक्नोलॉजी। सो यहाँ पे इंडिया में आई डोंट नो इट इज़ पॉसिबल और नॉट। और जैसे पॉपुलेशन बढ़ रही है और पीपल देख नहीं रहे, तो आई थिंक इट इज़ इम्पॉसिबल। चलिए देखते हैं, एक दिन हमारा इंडिया भी ऐसा ही होगा। चलिए क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो पहला मैंने आपको बता दिया कि ये तरीका इम्प्रूव करना चाहिए और ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए। रिसाइकलिंग एंड यूज़ वेस्ट मटेरियल को रीयूज़ करें, रिसाइकल करें। मैनेजमेंट ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज पर्टिकुलरली बायो रिसोर्सेज इन स्पेसिफिक मैनर, की रिन्यूएबल रिसोर्सेज को सही से मतलब उनको भी रीयूज़ करें। जैसे रिन्यूएबल रिसोर्सेज वही रिसोर्सेज होते हैं जिनको बार बार हम यूज़ कर सकते हैं। क्लियर। तो ज़्यादा से ज़्यादा रिन्यूएबल रिसोर्स, और यूजिंग मोर इन्वायरमेंट फ्रेंडली मटेरियल और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल, कि जो मटेरियल इन्वायरमेंट फ्रेंडली है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली मतलब ऐसे मटेरियल का इस्तेमाल करें जिससे इन्वायरमेंट को कोई हार्म ना हो, और बायोडिग्रेडेबल मटेरियल का ज़्यादा इस्तेमाल करें। ठीक है, बायोडिग्रेडेबल मटेरियल इन्वायरमेंट फ्रेंडली होते हैं। मतलब बायोडिग्रेडेबल साइंस में पढ़ा होगा ना, एग्जाम दे के आए हो ना, कि वो वेस्ट जिनको हम डिकम्पोज कर सकते हैं, मतलब जो मिट्टी में जैसे डाल देते हैं ना, जैसे आपका पॉलीथीन बैग्स होते हैं उनको आप मिट्टी में डालते हो, सो कितने मिलियन ईयर्स हो जाएंगे वो एज इट इज़ रहेंगे। बट जैसे ये और को बायोडिग्रेडेबल वेस्ट होता है ना, जैसे पेपर आप बोल सकते हो, तो वो इजीली हो जाता है डिकम्पोज। और सॉइल बोल सकते हो, सॉइल में सॉइल तो एग्जैक्टली होगी। नेक्स्ट, इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ दैट आर बेस्ड ऑन रिसोर्सेज इफ़िशियंसी आर यूज्ड, कि कुछ इन्वायरमेंटली फ्रेंडली टेक्नोलॉजीज़ होती है। जैसे कि आपका हो गया ये केमिकल फर्टिलाइज़र का आप यूज़ करते हो, तो ये एक टेक्नोलॉजी है। ठीक है, एक तरीका ही तो है, सॉइल को आप क्रॉप्स को अच्छा ग्रो करने के लिए करते हो, बट ये इन्वायरमेंट फ्रेंडली नहीं है। तो इन्वायरमेंट फ्रेंडली टेक्नोलॉजी के 2 एग्जाम्पल आपको कमेंट सेक्शन में करने। इट इज़ अ होमवर्क फॉर यू पीपल। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट आर द डिफरेंट सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में, जब आपको पता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट समिट हुआ था कब, when it was happen, it was in New York and in 1987। ठीक है, सबसे पहले कहाँ पर हुआ था, 1987 में न्यूयॉर्क में। तो वहाँ पे टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स बताए गए थे। देयर वर टोटल 17 सस्टेनेबल गोल्स। तो यहाँ पे हमें कुछ गोल्स बताने हैं। देखो, सबसे पहले हम यही बता देंगे कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ अ डेवलपमेंट विच डजंट कंप्राइज द कैपेसिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशन टू सेटिस्फाई देयर नीड्स। अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए वो फ्यूचर जनरेशन के साथ क्या नहीं करते हैं, कंप्रोमाइज़ नहीं करते हैं। ये होता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब देखिए, इन 1987 द फर्स्ट टाइम सस्टेनेबल डेवलपमेंट अपीयर्ड इन ब्रुंटलैंड रिपोर्ट। दिस वॉज अ वार्निंग
दिस वॉज अ वार्निंग टू ऑल कंट्रीज रिगार्डिंग एनवायरमेंटल कंसिक्वेंस ग्लोबलाइजेशन एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। कि ये सबसे पहले जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था ये किस लिए हुआ था, सारी कंट्रीज़ को वार्न करने के लिए कि आप अपने इन्वायरमेंट को जैसे हार्म कर रहे हो, ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ आपकी हो नहीं रही है, ग्लोबलाइजेशन में भी इतनी कमियां हैं, इन सब के बारे में बताने के लिए कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ था, ठीक है। बस ये पैराग्राफ है, ये याद करने की कोई आपको ज़रूरत नहीं है, ये सिर्फ आपकी नॉलेज के लिए, एग्ज़ाम में नहीं आएगा। तो अब देखिए बताते हैं कि कौन कौन से गोल्स थे। देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर ऑल्सो नोन एज ग्लोबल गोल्स। देखो ये सब लर्न करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, और लर्न ही क्या करना है, समझ आ गया होगा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को ही ग्लोबल गोल्स कहा जाता है और वो टोटल 17 हुए थे सस्टेनेबल डेवलपमेंट में। कितने गोल्स है? 17, विच वर इंट्रोड्यूस इन 2015। कब इंट्रोड्यूस हुए थे? इन 2000। ये याद रखना है। फर्स्ट सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहाँ हुआ था? न्यूयॉर्क में। एंड व्हेन इट वाज इन 1987। क्लियर। एंड ये जो 17 गोल्स बने थे कब बने थे? 2015 में, ठीक है। तो फर्स्ट देखो 17 के 17 गोल्स लिखने के लिए नहीं आएंगे एग्जाम में, तो प्लीज़ फ्रेंड्स इस पर अपना टाइम वेस्ट मत करना। हाँ ऐसा आ सकता है कि राइट एनी 2, राइट एनी 4 गोल, राइट एनी 5 गोल, ठीक है। तो मैक्सिमम आप 5 गोल्स लर्न करके जाना, इससे एक्स्ट्रा लर्न करने की आपको ज़रूरत नहीं है, बिकॉज वी आर हैविंग टुडे द लास्ट डे। देर आर टोटल 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। फर्स्ट इज़ ज़ीरो हंगर, मतलब भूखमरी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। नो पॉवर्टी, मतलब बिल्कुल भी गरीबी नहीं होनी चाहिए। गुड हेल्थ एंड वेलबींग, अच्छी हेल्थ होनी चाहिए सबकी, सब ठीक ठाक होनी चाहिए। क्वालिटी एजुकेशन होनी चाहिए। क्लाइमेट एक्शन, मतलब क्लाइमेट में कोई भी ऐसी चीज़ करनी ही नहीं है जो क्लाइमेट हार्म हो। इंडस्ट्री इनोवेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, मतलब इंडस्ट्री से जैसे पोल्यूशन फैल रहा है ना, इन सब का भी ध्यान रखना है। जेंडर इक्वालिटी, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, अफोर्डेबल क्लीन एनर्जी, सस्टेनेबल सिटीज़ एंड कमोडिटीज़। तो देयर आर टोटल 17, यू हैव टू लर्न ओनली 5 ऑफ दैम। डोंट लर्न एक्स्ट्रा देन 5। अगर आपके पास टाइम है तो आप चाहे तो आप 17 के 17 लर्न कर लो, पर फ़ायदा क्या है फ्रेंड्स? ये नॉलेज के लिए होगा, बट टुडे आवर मेन मोटिव इज़ टू गेन मार्क्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द रोल टूवर्ड्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कि जैसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट हुआ है, इसके हमने बताया ना कि हमें क्या क्या स्टेप्स लेने चाहिए। तो हमने बताया ट्रीज़ जो है, ट्रीज़ लगाने चाहिए अधिक, और रिसाइकल और यूज़ करना चाहिए। बायोडिग्रेडेबल मटेरियल यूज़ करने चाहिए। ये सब हमने डिस्कस किया था। अब हमारा रोल क्या है इसमें? देखो, the importance of sustainable development and finding solution to the world's growing problem, countries should establish law and guidelines to eliminate poverty and hunger, as well to provide. Friends, there's some mistake, sorry for that. It is not role, it is misprinted, it is goal. सही कर लीजिए, इसको पूरे को कट कर दीजिए, just wait. ये रोल है फ्रेंड्स, इट इज़ रोल। ओ माय गॉड, मेरे को क्या हो रहा है यार? रोल तो यही था, गोल है ये, गोल, GOAL। क्लियर। चलिए कि क्या गोल है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, क्यों चलाया गया? द इम्पोर्टेंस ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन फाइंडिंग सॉल्यूशन टू द वर्ल्ड्स ग्रोइंग प्रॉब्लम। की जो वर्ल्ड में इतनी बड़ी प्रॉब्लम हो रही है, इसका सॉल्यूशन निकालने के लिए कंट्रीज शुड इस्टेब्लिश लॉ एंड गाइडलाइंस टू एलिमिनेट पॉवर्टी एंड हंगर, एज वेल एज टू प्रोवाइड डिसेंट हेल्थ एंड एजुकेशन। कि कंट्रीज़ को बताया गया कि तुम्हें लॉ बनानी चाहिए, गाइडलाइंस बनानी चाहिए कि पॉवर्टी कम करने के लिए, हंगर कम करने के लिए, और हेल्थ अच्छी करने के लिए, और क्वालिटी एजुकेशन देनी चाहिए। दैट इज़ द मेन गोल for sustainable development. So our chapter is completed here. We have discussed total 8 questions and इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। तो प्लीज़ ये वीडियो देख लिया तो don't take tension, don't be panic, okay? Just give your exam. Tomorrow is the last exam and after that we will only enjoy in the summer vacations. And if you want my timetable for summer vacation, so you can comment. चलिए अब next chapter कर लेते हैं, that is entrepreneurship. So now we are going to discuss entrepreneur skill chapter, okay? So first question is, the question is misprinted here. I am telling you the question कि what characteristic should an entrepreneur should have, कि एक एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए। अब देखिए यहाँ पर 1 2 3 4
5, 6, 7 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने आपको दे दी है एंड आप इनमें से कोई भी, वैसे तो चाहिए तो आप 7 की 7 लाइन कर लीजिए, वैसे ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में आने के चांसेस है 2 और 2 या ज़्यादा से ज़्यादा 3 से ज़्यादा नहीं आएगी। तो फर्स्ट इज़ दे आर कॉन्फिडेंट, कि वो कॉन्फिडेंट होते हैं, दे बिलीव इन देम सेल्फ एंड देयर एबिलिटीज़, कि वो अपने आप में बिलीव करते हैं और अपनी एबिलिटीज़ में बिलीव करते हैं। दे कीप ट्राइंग न्यू आइडियाज़ इन देयर बिजनेस, कि उनके अपने बिजनेस में नए नए आइडियाज़ को लाने की कोशिश करते हैं। दे आर क्रिएटिव एंड थिंक डिफरेंटली अबाउट बिजनेस आइडियाज़, कि वो बहुत क्रिएटिव होते हैं और अपने बिजनेस आइडियाज़ के बारे में अलग अलग चीज़ें सोचते रहते हैं कि कैसे बिजनेस बढ़ाया जाए, क्या क्या हम उसमें ऑफर्स ऐड कर सकते हैं। दे डू नॉट गिव अप व्हेन दे फेस डिफ़िकल्टीज़, कि जब भी उनकी लाइफ में कोई डिफ़िकल्टी आती है उनके बिजनेस में तो वो कभी भी गिव अप नहीं करते, मतलब कभी भी हार नहीं मानते। दे मेक डिसीज़न आफ्टर थिंकिंग अबाउट देम, कि बहुत सोचने के बाद उसके बाद वो डिसीज़न करता है, ऐसे गुस्से में आ गया फिर कुछ भी सोच के डिसीज़न नहीं करते। दे आर पेशेंस, कि उनके अंदर बहुत पेशेंस होता है, ठीक है, ऐसे नहीं कि नहीं अभी बिज़नेस नहीं चल रहा चलो अब दुकान बंद करके रख दो। दे टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ देयर एक्शन, कि वो जो करते हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वो खुद लेते हैं, ऐसा नहीं कि दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा दिया। सो दीज आर सम ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक। ओके, सो यू कैन लर्न एनी 3, एनी 4 फ्रॉम दैम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डू एंटरप्रेन्योर डू व्हेन दे रन देयर बिजनेस, कि जब कोई एंटरप्रेन्योर अपना बिजनेस रन करता है तो वो क्या करता है, मतलब किस किस चीज़ों का ध्यान रखता है। फर्स्ट इज़ फुलफिल कस्टमर्स नीड, कि कस्टमर की जो नीड है, मतलब कस्टमर को क्या चाहिए उसके बारे में सोचता है, उसकी नीड्स को पूरा करता है। मतलब जो कस्टमर को चाहिए, जैसे कि आपकी कोई शॉप है तो कस्टमर जिसके डिमांड कर रहे हैं आप वही तो ख़रीद के लाओगे ना, कि उन्हें वो चाहिए तो आप वो ख़रीद के लाओगे, या फिर आप कुछ भी ख़रीद के ला रहे हो कस्टमर को चाहिए ही नहीं तो आपको बिजनेस नहीं चलेगा। क्लियर? तो फुलफिल कस्टमर नीड्स। देखो, अ प्रोडक्ट और सर्विस दैट पीपल want to refer to as a demand, entrepreneur discover what people desire, then students use the imagination to come up with the business to address that demand। फिर क्या होता है, मतलब जो उनको चाहिए वो उन्हीं की डिमांड पर लेके आते हैं सामान को। यूज़ लोकल मटेरियल्स, एंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस लो कॉस्ट आइटम्स बाय यूजिंग द मटेरियल एंड पीपल available to them। I was confused what is written। Entrepreneur produce low cost items means बहुत ही कम कॉस्ट के, बहुत ही लो कॉस्ट के आइटम्स को प्रोड्यूस करते हैं, ठीक है, और जो पीपल के पास इजीली अवेलेबल भी हो। मतलब बहुत सारे काम करता है एक एंटरप्रेन्योर, दूसरों की नीड्स को देखने का करता है ना, और क्या करता है लो कॉस्ट में। आप ये भी लिख सकते हो कि इट प्रोवाइड लो कॉस्ट मटेरियल, मतलब लो कॉस्ट में ज़्यादा से ज़्यादा सामान बेचता है। मतलब अगर आप कोई बिज़नेस कर रहे हो कपड़ों का और आपके बराबर में किसी ने कपड़ों की दुकान खोल ली तो आप उस कपड़े को थोड़ा सस्ते में बेचोगे ना, ताकि लोग आपके पास से खरीदें। और सोसाइटी की हेल्प करता है। हैव अ गुड इंट्रैक्शन विद अदर जनरल पब्लिक, की पब्लिक के साथ अपना एक इंट्रैक्शन बनाना होता है। दे गेन मनी बाय डूइंग थिंग्स दैट हेल्प सोसाइटी, की कुछ ऐसी चीज़ें वो करते हैं जिनसे सोसाइटी की हेल्प हो, फिर उनको उसके बदले क्या मिलता है, पैसा मिलता है। सम बिजनेस पीपल डोनेट मनी टू क्रिएट स्कूल्स क्लिनिक्स वाइल अदर्स वर्क टू सेव एनवायरनमेंट, कि कुछ बिजनेसेस क्या करते हैं, वो मनी को डोनेट करते हैं किस लिए, स्कूल्स बनाने के लिए, क्लिनिक्स बनाने के लिए, और कुछ इन्वायरमेंट को सेव करने के लिए मनी को डोनेट करते हैं। सो बाय दिस दे कैन हेल्प। देखिए यहाँ पे गिवन है लोअर, बार बार बड़ा हो जाता है, लोअर प्राइस ऑफ प्रोडक्ट, द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट डिक्रीजेज व्हेन मोर एंटरप्रेन्योर सेल द सेम थिंग। देखो कि जब ज़्यादा एंटरप्रेन्योर एक ही चीज़ बेचते हैं तो प्राइस क्या होता है, डिक्रीज होता है। क्या होता है, प्राइस डिक्रीजेज। क्लियर? इन इंडिया फॉर एग्जाम्पल एज मोर मोबाइल फ़ोन्स वर सोल्ड द कॉस्ट ऑफ मोबाइल फ़ोन डिक्रीजेज, कि जब एक ही कंपनी का बोल सकता आप बहुत सारी दुकानों पे मोबाइल फ़ोन मिल रहा है तो मोबाइल फ़ोन की क्या होती है इंडिया में होती है, डिक्रीज़ होती है। वैल्यू, मतलब वैल्यू नहीं कह सकते आप, मनी, पैसा उनका डिक्रीज़ हो जाता रहता है, मतलब उनकी अमाउंट, मतलब जितने में वो मोबाइल फ़ोन स्टार्टिंग में मिलता है ना, जब जितना वो पुराना होता जाता है इतने ज़्यादा लोग उसको बेचना शुरू कर देते हैं एंड इतनी उसकी अमाउंट कम होती रहती है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वालिटीज़ ऑफ एन एंटरप्रेन्योर। अब देखो फर्स्ट क्वेश्चन में हमने ये डिस्कस करा था कि उसके अंदर क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक होनी चाहिए एक पर्टिकुलर बंदे के अंदर, जो वो क्या बन जाए, एक एंटरप्रेन्योर बन जाए। अब यहाँ पे एंटरप्रेन्योर के अंदर क्या क्या क्वालिटीज़ होती हैं वही सेम, ऐसा नहीं है कि आप उस पॉइंट्स को यहाँ पे नहीं लिख सकते, यू कैन राइट।
ओके तो यहाँ पे भी कुछ पॉइंट्स आप इनको रीड कर सकते हो, जैसे आई बिलीव इन माई सेल्फ एंड वॉट कैन आई डू, आई एम कॉन्फिडेंट, आई थिंक ऑफ डिफरेंट वेज टू सॉल्व अ प्रॉब्लम, आई वर्क हार्ड ऑन एवरी टास्क, प्रॉब्लम टेक टाइम टू गेट सॉल्व, आई एम पेशेंस अबाउट सॉल्विंग दैम, आई टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर माई एक्शंस एंड मिस्टेक्स। देखो ओनली द लैंग्वेज इज चेंज बट द आंसर इज सेम एज द फर्स्ट वन। ओके आप चाहे तो इस लैंग्वेज में लिख सकते हो या उस लैंग्वेज में लिख सकते हो, मतलब दोनों में से कोई सा भी क्वेश्चन आए ना, किसी का भी आप आंसर लिख सकते हो। क्लियर फ्रेंड्स? Now question number 4 is what are the misconception of entrepreneurship? फ्रेंड्स मिसकंसेप्शन का मतलब है मतलब इंटरप्रेन्योरशिप के बारे में गलत बातें, मतलब जो राइट नहीं है, द फॉल्स थिंग्स अबाउट एंटरप्रेन्योरशिप। तो फर्स्ट इज इट इज़ कॉमन मिसकंसेप्शन दैट एवरी कंपनी आइडिया मस्ट यूनिक एंड एक्सेप्टेबल, कि हर एक कंपनी का आइडिया यूनिक होना चाहिए और क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेबल, एक्सेप्शनल होना चाहिए। तो ऐसा नहीं होता है। नेक्स्ट, अ पर्सन नीड्स अ लॉट्स ऑफ मनी टू स्टार्ट अ बिजनेस, कि कोई बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पर्सन को बहुत ज़्यादा मनी की ज़रूरत होती है, तो ऐसा भी नहीं होता है। एंटरप्रेन्योर आर बोर्न नॉट मेड, कि एंटरप्रेन्योर मतलब जन्म से ही जो बच्चा होता है जन्म से ही होता है ना, वो एंटरप्रेन्योर उसकी जन्म से ही खूबी होती है उसके अंदर, और बड़ा होकर बस वो एंटरप्रेन्योर जन्म से ही हो जाता है, बट ऐसा नहीं होता है। जन्म से सभी जो बच्चे होते हैं वो नॉर्मल होते हैं, बड़े होकर उनके अंदर डिफरेंट क्वालिटीज़ आती है। नेक्स्ट, अ पर्सन हैविंग बिग बिजनेस इज़ अ एंटरप्रेन्योर, कि जिस पर्सन के पास बहुत बड़ा बिजनेस है वो एंटरप्रेन्योर होगा। ऐसा नहीं है, एंटरप्रेन्योर वो हर पर्सन नहीं होता जिसके पास बहुत बड़ा बिजनेस है, हर वो पर्सन एंटरप्रेन्योर नहीं होता है। अब देखो एंटरप्रेन्योर होता कौन है, फिर ये तो आना चाहिए ना माइंड में। एन एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, टेक रिस्क, ब्रिंग न्यू आइडियाज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज सेल्फ एम्प्लॉयड, कि एंटरप्रेन्योर वो होता है जो नए आइडियाज़ क्रिएट करता है अपने बिजनेस के लिए और रिस्क भी लेता है ना। रिस्क लेना तो होता है, हर चीज़ में रिस्क लेना होता है, और अपने बिजनेस के लिए नए आइडियाज़ क्रिएट करता है, नए बिजनेस क्रिएट करता है और सेल्फ एम्प्लॉयड होता है। अब देखो टू टाइप्स के होते हैं, एक तो होते हैं सेल्फ एम्प्लॉयड एंड एक होते हैं वेज एम्प्लॉयड बोल सकते हो आप। वेज से समझ आ रहे हैं ना, वेज मतलब सैलरी एंड सेल्फ मतलब खुद, मतलब सेल्फ एम्प्लॉयड का मतलब है मतलब वो पर्सन जो मतलब खुद का जिसके पास बिजनेस होता है फिर खुद कमाता है। एंड वेज एम्प्लॉयड वो होता है हु गो ऑन द जॉब, जिसकी मतलब कोई जॉब होती है, जॉब पे जाता है ना, दैट इज़ वेज एम्प्लॉयड। तो मतलब एक एंटरप्रेन्योर कौन होता है? एंटरप्रेन्योर इज़ अ पर्सन हु क्रिएट्स अ न्यू बिजनेस, टेक रिस्क एंड ब्रिंग न्यू आइडियाज़ टू स्टार्ट अ बिजनेस एंड इज सेल्फ एम्प्लॉयड। Clear? Move on to the next question. What are the different ideas entrepreneurs add? तो क्या क्या आइडियाज़ ऐड करता है एक एंटरप्रेन्योर? एक एंटरप्रेन्योर क्या क्या आइडियाज़ ऐड करता है? तो आप फर्स्ट बोल सकते हो न्यू आइडियाज़ विद विच एन एंटरप्रेन्योर एड्स अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, अलग अलग टाइप के प्रोडक्ट लाता है, मतलब जितने वैरायटी के प्रोडक्ट होंगे उतने ज़्यादा चांसेस होंगे उनके सेल होने की। न्यू सर्विसेज लाता है, मतलब अलग अलग ऑफर्स बोल सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो जैसे ख़राब हो गया उनको कुछ तो वो उनको सर्विस देगा कि मतलब अगर आपका प्रोडक्ट ख़राब हो जाता है तो हमारा बंदा खुद आपके घर आके आपका प्रोडक्ट ठीक करके जाएगा। नेक्स्ट, कॉस्ट रिडक्शन आइडियाज़, कि कॉस्ट को कैसे कम कर सके, क्योंकि जितनी कम कॉस्ट होगी इतने ज़्यादा लोग वहीं से ही खरीदेंगे। और मेकिंग मार्केटिंग टेक्निक्स, की मार्केटिंग की टेक्निक्स होती है ना कुछ, मतलब जो अगर इसमें कोई यहाँ पे कोई ऐसा बंदा वीडियो देख रहा है जिनके फादर का कोई बिजनेस है या फिर शॉप है, तो उनको पता होगा मार्केटिंग टेक्निक्स होती है जिसके यूज से फिर पीपल ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट कमा सकते हैं। एंड क्या होता है मतलब सामने वाले खरीदने वाले को ऐसे ही लगता है हाँ ठीक रेट में दिया, बट दे अर्न प्रॉफिट एंड दिस इज़ द मेन थिंग। बिजनेस करते क्यों है? प्रॉफिट करने के लिए। सो फ्रेंड्स, चैप्टर इज़ कम्प्लीटेड हेयर। टोटल हमने कितने क्वेश्चंस डिस्कस किया है? आई थिंक वी हैव डिस्कस 5 to 6 क्वेश्चन। तो हमारी यहाँ पे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स होती है कंप्लीट विद इन 28 मिनट्स। एंड प्लीज़ फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, एंड लाइक भी मत कीजिए, सब्सक्राइब भी मत कीजिए, बट दूसरा पार्ट देखना मत भूलिएगा। ओके, पार्ट 2 इज़ कमिंग सून। अंटिल दैट, थैंक यू सो मच।